हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि हम अपनी ही राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब लक्ष्य बिल्कुल सामने होता है, रास्ता भी पता होता है, लेकिन फिर अचानक हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सही बात है। और हैरानी की बात तो ये है कि इंसान अक्सर अनजाने में खुद ही अपना भारी नुकसान कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे मंजिल के एकदम करीब पहुंचकर हम खुद ही जानबूझकर रास्ता भटक जाना चाहते हैं। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और उलझा हुआ पैटर्न है। मतलब हम इंसान हमेशा बाहरी दुनिया में या खराब परिस्थितियों में अपनी नाकामयाबी के कारण ढूंढते हैं। जबकि असलियत यह है कि सबसे बड़ी और मजबूत दीवार हमारे अपने ही दिमाग के अंदर खड़ी होती है। एग्जैक्टली। और इस पैटर्न को तोड़ना तब तक नामुमकिन है जब तक हम इसे पहचान ना लें। हाँ, और इसीलिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय बहुत ही खास है। आज हम ब्रियाना वीस्ट की मशहूर किताब द माउंटेन इज यू के एक शानदार सारांश का विश्लेषण कर रहे हैं। जो कि बहुत ही पावरफुल किताब है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण का उद्देश्य ये समझना है कि सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत असल में काम कैसे करती है और कैसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। इस किताब का मुख्य दर्शन ही यही है कि हमारे रास्ते का पहाड़ कोई बाहरी चुनौती नहीं है, बल्कि वो पहाड़ हम खुद हैं। हाँ, इसे पार करने का मतलब दुनिया को जीतना नहीं है, बल्कि खुद को जीतना है। स्रोत सामग्री में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रदीप नाम के एक लड़के की बहुत ही सटीक कहानी दी गई है। प्रदीप कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, वो बस एक आम इंसान है जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहा है। वो अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य तो तय करता है, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, लेकिन उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाता। काम को टालने की आदत उसकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वो पूरे जोश में काम शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और वो फिर से लेट उठने या समय बर्बाद करने और अनुशासनहीनता की पुरानी आदतों में लौट आता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रदीप की इस उलझन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी है। सही कहा। स्रोत में बताया गया है कि एक दिन प्रदीप एक पार्क में बैठा अपनी इन्हीं नाकामियों पर विचार कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात 40-45 साल के एक अजनबी से होती है, जो बहुत ही शांत और आत्मविश्वासी स्वभाव का है। हाँ। प्रदीप बातों बातों में अपनी आलस की समस्या का जिक्र करता है। उसे लगता है कि वो बस एक लेजी इंसान है और यही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है। अक्सर हम भी यही मान लेते हैं, अगर काम नहीं हो रहा है तो मतलब हम आलसी हैं। लेकिन जब वो अजनबी प्रदीप को बताता है कि ये आलस नहीं बल्कि सेल्फ सैबोटाज है, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अजनबी के अनुसार ये कोई बुरी आदत नहीं है जिसे हम मजे के लिए करते हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारा दिमाग हमें हर उस चीज से बचाने की पूरी कोशिश करता है जिसे वो एक खतरे के रूप में देखता है। और हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लिए फेल होने का डर एक बहुत बड़ा भावनात्मक खतरा है। अजनबी प्रदीप को बहुत ही गहराई से समझाता है कि जब हम कोई नया और मुश्किल काम शुरू करते हैं तो उसमें असफल होने की संभावना हमेशा होती है। बिल्कुल। और उस असफलता से जो दर्द या शर्म महसूस होगी, दिमाग उस दर्द से हमें बचाना चाहता है। यानी हमारा ही दिमाग हमारे साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। वो सोचता है कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम फेल भी नहीं होंगे, और फेल नहीं होंगे तो हमें वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए दिमाग हमें काम टालने पर मजबूर कर देता है और हम इसे अपनी लेजीनेस मानकर खुद को कोसते रहते हैं। सटीक विश्लेषण। जब हम काम टालते हैं तो हमें एक अजीब सी तात्कालिक राहत मिलती है। वो राहत असल में उस खतरे से बचने की खुशी है जो दिमाग ने खुद ही पैदा किया था। अजनबी का कहना है कि इस चक्र को तोड़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम अवेयरनेस है। जब तक इंसान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ये आलस नहीं बल्कि एक गहरा डर है, तब तक कोई भी टाइम मैनेजमेंट की तकनीक या मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आ सकता। हाँ, जब भी अगली बार किसी जरूरी काम को टालने का मन करे तो इंसान को एक पल रुककर खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में थका हुआ हूं या मुझे इस काम के नतीजे से डर लग रहा है। ये अवेयरनेस ही बदलाव की पहली ईंट है। डर की इस बात को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो एक और सवाल उठता है। क्या सवाल? जब भी हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना अजीब और अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है कि 2 दिन जिम जाने के बाद या 2 दिन नई डाइट फॉलो करने के बाद
शरीर और दिमाग दोनों बगावत करने लगते हैं? इसका कारण हमारी न्यूरोलॉजी में छिपा है। हमारी पुरानी आदतें, चाहे वे कितनी भी नुकसानदायक क्यों ना हो, वो हमारे लिए एक जाना पहचाना रास्ता बन चुकी होती हैं। कंफर्ट जोन कहते हैं। जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं तो दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, उसे अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर हमें वापस उसी पुरानी स्थिति में धकेलने की कोशिश करता है, जहां उसे सब कुछ सुरक्षित लगता है। स्रोत में इस बात को एक बहुत ही शानदार वास्तविक उदाहरण के साथ समझाया गया है। मान लीजिए किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अजनबी सुझाव देता है कि अगले 1 हफ्ते तक रोज 1 घंटे पहले उठने का चैलेंज लेना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब अलार्म बजेगा तो शरीर में एक भारी असुविधा या डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। उस वक्त दिमाग 1000 बहाने बनाएगा कि बस 5 मिनट और सो लेते हैं, या आज तो वैसे भी थोड़ा बीमार लग रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी हार या जीत तय होती है। अजनबी प्रदीप को समझाता है कि उस असुविधा से भागने के बजाय उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानना होगा। उस डिस्कम्फर्ट को एक सिग्नल की तरह देखना होगा कि हाँ, अब बदलाव हो रहा है। अगर इंसान उस असुविधा से डरकर वापस रजाई ओढ़ लेता है तो वो फिर से अपने उसी पुराने कंफर्ट जोन में कैद हो जाता है। मतलब अगर इंसान को अपनी जिंदगी में असल ग्रोथ चाहिए, तो उसकी कीमत उसे अपनी पुरानी जिंदगी और पुरानी आदतों की बलि देकर चुकानी होगी। हमें अपनी उस पुरानी पहचान को मारना होगा जो सुबह देर तक सोती थी, ताकि वो नई पहचान जन्म ले सके जो अनुशासित है। और इस प्रक्रिया में फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो इस यात्रा का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। फेल होने का मतलब ये नहीं कि हम पीछे चले गए, बल्कि ये कि हम कम से कम अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकले। बिल्कुल। विकास की कीमत हमेशा पुरानी पहचान का त्याग होती है। ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी आदतों को बदल लें और अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दें, लेकिन असल जिंदगी में इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, इन सब का हमारे विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। उन रिश्तों का क्या जो हमें पीछे खींचते हैं। कई बार जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने ही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमें हतोत्साहित करते हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जटिल समस्या है, जिसका सामना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पर चलने वाले हर इंसान को करना पड़ता है। अजनबी की सलाह इस मामले में बहुत स्पष्ट है। वो बताता है कि जो रिश्ते ग्रोथ में बाधा डालते हैं, उनसे एक उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। हमारा आसपास का माहौल, हमारी संगति, हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करती है। अगर इंसान 24 घंटे ऐसे लोगों के बीच रहता है जो सिर्फ शिकायतें करते हैं या बड़े सपनों को बेवकूफ़ी मानते हैं, तो वो खुद भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या इसका मतलब ये है कि इंसान अपने उन सभी दोस्तों या रिश्तेदारों से पूरी तरह रिश्ते तोड़ ले जो उसकी ग्रोथ की बातें नहीं समझते? कई बार वे लोग परिवार के बहुत करीबी सदस्य होते हैं, जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी से पूरी तरह नहीं निकाल सकता। ये कहना बहुत आसान है कि टॉक्सिक लोगों को छोड़ दो, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। यही कारण है कि अजनबी पूरी तरह से रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करता। वो रिश्तों को फिर से परिभाषित करने और बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करने पर जोर देता है। दूरी बनाने का मतलब हमेशा भौतिक दूरी नहीं होता, बल्कि भावनात्मक दूरी भी होता है। अगर इंसान को पता है कि कोई खास व्यक्ति हमेशा उसके नए आइडियाज में कमियां ही निकालेगा, तो बेहतर है कि उस व्यक्ति के साथ अपने लक्ष्य साझा ही न किए जाएं। ये एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। मतलब उनके साथ सामान्य बातचीत की जा सकती है, लेकिन अपने सपनों और अपनी कमजोरियों को उनके सामने नहीं खोलना चाहिए। और इसके साथ साथ जानबूझकर अपनी ऊर्जा उन लोगों के साथ समय बिताने में लगानी चाहिए जो मानसिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करे। रिश्तों और आदतों की इतनी गहरी समझ हासिल करने के बाद कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। प्रदीप ये सब बातें समझ जाता है। वो कोशिश भी करता है सुबह जल्दी उठने का, चैलेंज भी लेता है और नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी भी बनाता है। लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य दीवार है जो उसे पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो कोई बड़ा कदम उठाने जाता है और फिर से किसी न किसी बहाने से खुद को रोक लेता है। ये वो बिंदु है जहां सेल्फ सैबोटाज अपनी सबसे गहरी और सबसे छली हुई शक्ल में सामने आता है। जब प्रदीप वापस उस अजनबी के पास जाकर अपनी ये नई उलझन साझा करता है, तो अजनबी एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है। अजनबी बताता है कि ये अदृश्य दीवार कोई बाहरी चीज नहीं है। हम अक्सर इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई मसीहा आएगा या परिस्थितियां अचानक हमारे अनुकूल हो जाएंगी और तब हम सफल होंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम खुद ही अपनी कहानी के हीरो हैं
और विलन भी हम खुद ही हैं। अजनबी प्रदीप को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी खुद की पूरी जिम्मेदारी लेने का पाठ पढ़ाता है। जब तक इंसान किसी बाहरी मदद का इंतजार करता रहेगा, वो कभी भी उस अदृश्य दीवार को नहीं तोड़ पाएगा। उसे ये स्वीकार करना ही होगा कि उसकी वर्तमान स्थिति के लिए, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न हो, वो 100% खुद जिम्मेदार है। ये एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार करना इंसान के ईगो के लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि उसकी नाकामयाबी की वजह वो खुद है। लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि दुनिया में कोई और उसे बचाने नहीं आने वाला है, तो एक अजीब सी आज़ादी का एहसास भी होता है। क्योंकि अगर समस्या हम खुद हैं, तो समाधान भी हमारे ही अंदर है। बिल्कुल। लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने की बात तो ठीक है, कई बार इंसान को लगता है कि दुनिया बहुत अनफेयर है। हाँ, परिस्थितियां हमेशा हाथ में नहीं होती। मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घट गई जिस पर उसका कोई बस ही नहीं था, जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई महामारी फैल गई। ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में जब सब कुछ खिलाफ लगता है, तब इंसान ये कैसे मान ले कि वो हर चीज के लिए जिम्मेदार है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अजनबी से सर्कल ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के दायरे के सिद्धांत से समझाता है। ये सच है कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, मौसम या यहाँ तक कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम अपनी सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा इन्हीं चीजों पर बर्बाद करते हैं। न्यूज़ देख के परेशान होना, दूसरों की राय पर चिंता करना या पुरानी गलतियों का रोना। यही वो जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है। अजनबी प्रदीप को समझाता है कि जब हम अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो नतीजा सिर्फ एक होता है, भारी एंग्जाइटी और तनाव। इसके बजाय हमें अपना पूरा फोकस उस छोटे से दायरे पर लाना होगा जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और वो दायरा है हमारे अपने एक्शंस, हमारे अपने विचार और किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारा एटीट्यूड। स्रोत में इसे बारिश के एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझाया गया है। अगर बाहर भारी बारिश हो रही है और इंसान को काम पर जाना है, तो वो मौसम को तो नहीं बदल सकता। बादलों को देखकर गुस्सा करने या किस्मत को कोसने से बारिश नहीं रुकेगी। लेकिन छाता लेकर निकलना या रेनकोट पहनना, ये पूरी तरह से उसके अपने हाथ में है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होंगी, ये जीवन का सच है। लेकिन उन परिस्थितियों पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमेशा हमारी अपनी चॉइस होती है। जो इंसान अपना ध्यान सिर्फ छाता उठाने पर लगाता है, वो जीवन में कभी भी असहाय महसूस नहीं करता। कंट्रोल और एक्शन की बातें लॉजिक के स्तर पर बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं चलता। जब इंसान के अंदर भावनाओं का सैलाब आता है, तब कोई तर्क काम नहीं करता। कई बार इंसान सब कुछ सही कर रहा होता है, लेकिन अचानक किसी बात पर भयंकर गुस्सा आ जाता है, या कोई गहरा डर हावी हो जाता है, या बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी उदासी घेर लेती है। उस वक्त इंसान भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेता है जिससे उसका सारा किया धरा बर्बाद हो जाता है। उस वक्त क्या करना चाहिए? ये सेल्फ साबोटाज का एक बहुत ही खतरनाक रूप है, और यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अजनबी प्रदीप को चेतावनी देता है कि अपनी भावनाओं को दबाना या उन्हें इग्नोर करना एक बहुत बड़ी भूल है। अगर इंसान सोचता है कि वो अपने गुस्से या दुख को किसी कोने में छिपा देगा और वो खत्म हो जाएगा, तो वो गलत है। दबाई गई भावनाएं हमेशा एक टाइम बॉम्ब की तरह होती हैं, जो बाद में किसी बहुत ही गलत जगह और भयानक रूप में फटती हैं। तो फिर इन भावनाओं के तूफान से कैसे निपटा जाए? स्रोत में इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमें गुस्सा आ रहा है, बल्कि उस गुस्से की असली जड़ तक पहुंचना है। जैसे अगर ट्रैफिक में किसी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो क्या वो सच में सिर्फ उस ट्रैफिक की वजह से है, या फिर वो सुबह ऑफिस में बॉस की किसी बात की फ्रस्ट्रेशन है जो अब ट्रैफिक में बाहर निकल रही है? भावनाओं के स्रोत को पहचानना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। इसके बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब भावनाओं को महसूस करना तो है, लेकिन उनके आधार पर तुरंत कोई रिएक्शन ना देना। जब कोई तीव्र भावना हावी हो, तो इंसान को कुछ पलों के लिए रुकना सीखना होगा। गहरी सांस लेना, उस जगह से थोड़ा दूर हट जाना या खुद को थोड़ा समय देना। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जो कुछ सेकंड का गैप होता है, वहीं पर हमारी पूरी आजादी बसती है। फैसले हमेशा शांत दिमाग से लिए जाने चाहिए, भावनाओं के उफान में नहीं। और तीसरा कदम है एम्पैथी। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के सफर में इंसान अक्सर इतना आत्मकेंद्रित हो जाता है कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता है। मेरी ग्रोथ, मेरा रूटीन, मेरा फोकस। अजनबी इस बात पर खास जोर देता है कि केवल अपनी भावनाओं पर फोकस करने से इंसान स्वार्थी और कठोर बन सकता है।
एम्पैथी का मतलब है दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना। ये समझना कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी किसी आंतरिक लड़ाई से गुजर रहा होगा। जब इंसान दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है तो बेवजह के झगड़े खत्म हो जाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और वह एक अधिक शांत और संतुलित व्यक्ति बनता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के सार को एक जगह समेटें, तो इस कहानी और स्रोत का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हम खुद ही अपने सबसे बड़े उद्धारक भी हैं। कोई भी गुरु, कोई भी अजनबी इंसान या कोई भी बेहतरीन किताब सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है। वे हमें ये बता सकते हैं कि पहाड़ पर कैसे चढ़ना है, लेकिन उस पहाड़ की चढ़ाई हमें खुद ही करनी पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। सिर्फ इन बातों को सुनकर अच्छा महसूस कर लेना काफी नहीं है। करता है जिनसे वो कल तक भाग रहा था। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने पर ही असली बदलाव आता है। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो सूचनाओं के भारी शोर में खुद को खोए बिना अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपने डर और अपनी असुविधा से दोस्ती की जाए। और जब इंसान अपनी कमजोरियों से भागना बंद कर देता है, तभी वो उन्हें अपनी ताकत में बदल पाता है। बिल्कुल। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो इस पूरी चर्चा से ही निकलता है। हमने आज देखा कि अगर इंसान वास्तव में अपनी असफलताओं, अपनी ग्रोथ और अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले के लिए पूरी तरह से खुद ही जिम्मेदार है, तो क्या हमारे समाज में लगातार किसी हीरो, किसी मसीहा या किसी लाइफ कोच की तलाश करना भी एक तरह का सेल्फ सैबोटाज ही है? क्या हमेशा दूसरों से ये उम्मीद लगाए रखना कि कोई आएगा और कोई जादुई छड़ी घुमाकर हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल कर देगा, असल में हमारे उसी आरामदायक कंफर्ट जोन का ही एक हिस्सा है जिससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? इस सवाल को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।